रिकार्डो का लगान सिद्धांत। गत वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत किसे कहते हैं और विस्तृत खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि गहन खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार से रिकार्डो के द्वारा उसकी व्याख्या की गई। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गहन खेती में लगान की व्याख्या रिकार्डो के द्वारा किस प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गहन खेती या इसको गहन कृषि भी कहते हैं और इसमें लगान कैसे उत्पन्न होता है। तो जो गहन कृषि होती है वह विस्तृत खेती का क्या होती है, विलोम होती है, उल्टा होती है। अर्थात विस्तृत खेती का अपोजिट हो गया गहन खेती और गहन खेती का अपोजिट हो गया विस्तृत खेती। तो यहाँ पर गहन खेती में लगान का क्या मीनिंग होता है। अकॉर्डिंग रिकार्डो का कहना है कि जब भूमि के निश्चित क्षेत्र पर श्रम एवं पूंजी का अधिक प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या बतलाती है कि जब भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर श्रम और पूंजी का अधिक प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। तो गहन कृषि करने की जरूरत क्यों पड़ती है अकॉर्डिंग या रिकार्डो के अनुसार कि जब जनसंख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भूमि की पड़ जाती है कमी और जो निम्न कोटि की भूमि होती है उस पर भी खेती करने के लिए मनुष्य को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि विस्तृत खेती से जितने लोगों की संख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उससे उनका भरण पोषण नहीं हो सकता है, इसलिए इंटेंसिव कृषि की जरूरत पड़ती है। तो विस्तृत खेती में यहाँ पे देखिए जैसे ये खेत का आकार ही हो गया, ठीक है। विस्तृत खेती में अन्न उगाया जा रहा है, ओके। और यहाँ पे अन्न हुआ आपका खेत पर 100 kg और इस खेत का क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर, ठीक है, कि 200 वर्ग मीटर क्षेत्र है भूमि का और विस्तृत खेती पर उस पे प्रोडक्शन हो रहा है 100 kg का, ओके। एक विस्तृत खेती का उदाहरण हुआ। अब इतना ही खेत क्या हो, अर्थात खेत का क्षेत्रफल आपका 200 वर्ग मीटर ही हो और यहां पर उत्पादन क्या हो जाए कि 500 kg हो जाए, तो इसे कहेंगे गहन कृषि का उदाहरण। ये तो हो गया विस्तृत खेती का उदाहरण और ये हो गया गहन कृषि का उदाहरण। क्षेत्रफल क्या है, सेम है 200 वर्ग मीटर, यहां भी 200 वर्ग मीटर, लेकिन अंतर क्या है कि जो विस्तृत खेती होती है उसमें उत्पादन कम होता है जबकि गहन खेती में उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से गहन कृषि में उत्पादन कैसे बढ़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उतने ही भूमि के टुकड़े पर श्रम और पूंजी अर्थात लेबर ज्यादा लगानी पड़ती है, अच्छे किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है और रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि फसलों में रोग लगता है तो उसके रोग नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। वो इस प्रकार विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करके गहन कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जाता है कि जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। तो इस प्रकार से ये तो हो गया गहन कृषि की परिभाषा और ये उसका उदाहरण। अब गहन खेती में लगान कैसे निर्धारित होता है, तो लगान निकालने का फॉर्मूला यहां पे है, लगान बराबर अधिसीमांत इकाई का उत्पादन ऋण सीमांत इकाई का उत्पादन। अर्थात अधिसीमांत इकाई का उत्पादन में से सीमांत इकाई के उत्पादन को घटाया जाएगा। अभी आगे चलकर आपको मैं टेबल में बतलाऊंगा और उसके बाद रेखा चित्र में बतलाऊंगा कि किस प्रकार से कौन सी भूमि अधिसीमांत इकाई होगी और कौन सी सीमांत इकाई होगी। तो विस्तृत खेती में लगान के लिए अर्थात जो भूमि लगान देती है उसके लिए रिकार्डो के द्वारा अधिसीमांत भूमि का प्रयोग किया गया था, लेकिन गहन खेती में अधिसीमांत इकाई का प्रयोग किया गया है और विस्तृत खेती में सीमांत भूमि का प्रयोग किया गया था, लेकिन गहन कृषि में या गहन खेती में सीमांत इकाई का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर अंतर है। एक बार पुनः दोहरा देते हैं
कि विस्तृत खेती में अधिसीमांत भूमि का प्रयोग किया गया है, जबकि गहन खेती में अधिसीमांत इकाई अर्थात यहाँ पे भूमि के स्थान पर इकाई का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सीमांत भूमि का स्थान पर इकाई का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हुआ गहन खेती में लगान। तो गहन खेती में लगान की ये परिभाषा हो गई और ये फॉर्मूला हो गया लगान को निकालने का। गहन खेती के अंतर्गत लगान को अब तालिका के द्वारा समझते हैं और भी विस्तार पूर्वक। तो इस तालिका को बनाने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलमों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले कॉलम में लिखेंगे आप भूमि, जिसका क्षेत्रफल लिखा मेरा 200 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 200 वर्ग मीटर में रहेगा। दूसरे में लिखेंगे आप श्रम और पूंजी की जो यूनिट होगी वो होगी इकाई में। इसमें लिखेंगे तीसरे में अन्न का उत्पादन यूनिट होगी क्विंटल में। अगले में लिखेंगे उत्पादन जो लगान के रूप में होगा, तो यहां पर लिखेंगे लगान उत्पादन में और इकाई होगी क्विंटल में। और लास्ट में लिखेंगे लगान रुपये में। अर्थात यहाँ पे जो लगान आपको बतलाया जाएगा, यहाँ पे दो प्रकार से लगान आएगा। एक तो अनाज के उत्पादन के रूप में आएगा और दूसरा उस अनाज का मूल्य कितना होता है रुपये में वो निकाला जाएगा, ठीक है। एक उत्पादन होगा लगान के रूप में, उसे कहते हैं भौतिक उत्पादन, और एक हो गया वैल्यू रुपीज में। इस प्रकार से आपको बताई जाएगी। तो देखिए गहन कृषि के अंतर्गत जो परिभाषा मैंने आपको बताई उसमें होता क्या है कि भूमि का क्षेत्रफल स्थिर रहता है। भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है? स्थिर होता है जिस पर गहन कृषि की जाती है। उसमें केवल जो मात्राएं बढ़ाई जाती हैं वो बढ़ा जाती हैं और श्रम और पूंजी की मात्राएं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो जब श्रम और पूंजी की मात्राएं बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, लेबर की मात्रा या पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं, 1 से बढ़कर 2 या उसको 3 या 4, 5 किया जाता है, तो उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है उत्पादन पर। किस पे पड़ता है? उत्पादन पर। कि प्रारंभ में क्या होता है कि जब पहली श्रम और पूंजी की इकाई यूज की जाती है तो उस समय उत्पादन होता है 50 कुंटल, ठीक है। दूसरी जब श्रम और पूंजी की मात्रा प्रयोग की जाती है तो उत्पादन होता है 40 क्विंटल। फिर तीसरा यूज किया जाता है 30 क्विंटल, फिर 4 पर 20 क्विंटल और 5 पे 10 कुंटल। तो इस प्रकार से देखें जैसे जैसे श्रम और पूंजी की मात्राएं क्या हो रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, तो उत्पादन जो है वो घटते क्रम में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है अन्य के उत्पादन में जितना उसने कॉस्ट लगाई है, लागत लगाई है, और उसी के बराबर यदि उसका अन्न उत्पादन होता है वहीं तक वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद यदि कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन का मूल्य कम होता है, वो तो वह खेती नहीं करेगा। अगला इसलिए भी होता है क्योंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, फिक्स है। यदि हम लेबर क्या होंगे, यदि यहाँ पर 5 तक आते हैं और हमने 10 बढ़ा दी, और खेत का क्षेत्रफल क्या है 200 और उसमें केवल 5 लेबर की आवश्यकता है और हमने 10 या 15-20 कर दी, तो फिर क्या होगा, घाटा होगा, ओके। इसलिए उत्पादन नहीं किया जा सकता। आगे उत्पादन उतना ही किया जाएगा जबकि उत्पादन का मूल्य बराबर हो जाए लागत। यहाँ पे देखिए पहले पे 50, दूसरे पे हुआ 40 और घटते घटते जब श्रम और पूंजी की 5 इकाइयों का प्रयोग किया गया तो उत्पादन हो गया अंत में घटकर 10। तो यहां पर जो उत्पादन है इससे आगे वह उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो उत्पादन हो रहा है किसका, अन्न का, ठीक है, कुंतल में। तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अनाज की जो वैल्यू है, और उसने जो श्रम और पूंजी पर पैसा लगाया उसे कहते हैं कॉस्ट, लागत, उसकी वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो यदि हम 10 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। अर्थात ऐसी स्थिति में भूस्वामी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके। इसलिए जो यह श्रम और पूंजी की 5वीं इकाई है इसको कहेंगे सीमांत इकाई। क्या बोलेंगे इसको, सीमांत इकाई। तो सीमांत इकाई से किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन प्राप्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। और इस 5 से ऊपर 1, 2, 3, 4 अर्थात 50, 40, 30, 20 यहां पर क्या हो रहा है, अन्न का या अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो इसे कहेंगे अधिसीमांत इकाई। तो जो लगान प्राप्त होता है वह केवल 4 इकाइयों तक ही प्राप्त होगा। अधिसीमांत इकाई तक ही क्या होता है, उत्पादन प्राप्त होता है, और जो सीमांत इकाई होती है उससे किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको आगे समझेंगे। कि कुल लागत जो है यहां पर एक समान है, चाहे उत्पादन करे 50 क्विंटल
या उत्पादन करे 40 क्विंटल, चाहे 30 करे, 20 करे, 10, लेकिन सबकी जो कॉस्ट है वो सेम है। ओके, तो यहां पर देखिए अब कैसे यहां पे लगान निकाला जाएगा। लगान उत्पादन में, ठीक है, इकाई है क्विंटल में, तो लगान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अधिसीमांत इकाई है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इन्हीं से क्या मिल रहा है, लगान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, और ये है सीमांत इकाई। तो इस प्रकार से दो इकाई होगी यहाँ पे, एक तो होगी अधिसीमांत इकाई, ठीक है, ये होगी 50, 40, 30, 20 कुंतल के रूप में, और जो 10वां है उसे कहेंगे सीमांत इकाई। जो इकाई है सीमांत इकाई से यदि हम 50 यहाँ पे निकालेंगे, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40, फिर 40 में से 10 घटाएंगे 30, 40 में से क्या 10 घटाएंगे तो 30, 30 में से 10 घटाएंगे 20, 20 में से 10 घटाएंगे 10, और 10 में से 10 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार से जो सीमांत इकाई होती है, जो 5वीं अंतिम इकाई है, उससे किसी भी प्रकार का उत्पादन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी घटाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेम कॉस्ट है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लागत और उत्पादन का मूल्य दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर सीमांत इकाई से किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लगान निकाला गया है, यह किसमें निकाला गया है, उत्पादन में। यहाँ पे जो लगान है उसकी वैल्यू रुपीज में निकाली गई है कि 40 जो क्विंटल है अनाज, उसका मूल्य कितना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, इसको यहाँ से गुणा करेंगे। ओके, तो 10 गुणा 40, ठीक है, इस प्रकार से निकाला जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और जो अंतिम होगा उससे अर्थात 10 गुणा 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से 5वीं जो इकाई है उससे किसी भी प्रकार का न तो मुद्रा में न रुपये में लगान प्राप्त होता है, न अनाज के रूप में उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस टेबल की सहायता से अब इसी को हम क्या करेंगे, एक रेखा चित्र पर लेंगे। तो रेखा चित्र बनाने के लिए या फिगर बनाने के लिए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 2 अक्ष ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे x। ओके, इतना काम आपने करना है। अब ये देखिए कि ये जो नीचे वाली अर्थात जो x अक्ष है, इस पे क्या दर्शाएंगे, श्रम और पूंजी की इकाइयाँ कितनी है, 5 हैं। तो इसको हम 1-1 सेंटीमीटर के अंतर में 5 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस पे लिख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 और ये हो गया 5। ओके, इतना काम करना है आपने। और इसके नीचे का जो टाइटल होगा उसको आप लिखेंगे श्रम और पूंजी की इकाइयां, जो मैंने नहीं लिखा आप उसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये y अक्ष है, वो y अक्ष खड़ी रेखा है, इसका जो टाइटल होगा अन्न का उत्पादन कुंतल में या क्विंटल में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अन्न का उत्पादन, लिखेंगे पूरा आप। ओके, अब हमने यहाँ से देखना है कि छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे, तो इसे कॉलम में नजर डालनी है, 10 है। तो अब हमने क्या करना है, 10 से लेकर 50 तक को इस वाले अक्ष पर क्या करना है, दर्शाना है। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एक भाग अर्थात आप 1-1 सेंटीमीटर के निशान पर इसको लगाएंगे। इस प्रकार से इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसका एक टुकड़ा पे लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 30, फिर 40 और नेक्स्ट 50। ओके, इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे और स्केल की सहायता से बराबर दूरी पे निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारा रेखा चित्र अच्छा बन जाए। ओके, अब क्या करना है, श्रम और पूंजी की पहली इकाई के सामने कितना है, 50 कुंतल क्या हो रहा है, अनाज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और इसी को अन्न को यहाँ पे हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, अन्न के रूप में, अन्न के रूप में ये जो प्राप्त हो रहा है उसको लगान भी कहते हैं। ओके, जो लगान प्राप्त हो रहा है उसकी किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, अनाज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो अन्न का उत्पादन और लगान दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नजर डालें, एक के सामने 50, तो एक यहाँ है, ओके, और यहाँ है 50, तो हम इस रेखा को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ मिलाएंगे। 2 पर है 40, ये है 40 और ठीक है यहाँ पर है 2, ठीक है, दूसरी 3 के सामने है 30, तो ये हो गया 30। 4 के सामने कितना है 20, तो लीजिए ये हो गया 20, और 5 के सामने है 10, तो 5 के सामने हो गया 10, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा आगे हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये
पहली इकाई हो गया, ठीक है, श्रम और पूंजी की। ये दूसरी हो गया, ये तीसरी हो गया, ये चौथी हो गया और ये पांचवी हो गया। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ए इस प्रकार से यहां से लेकर यानी 0 से लेकर 10 और यहाँ 0 से लेकर 5, इस प्रकार से ये जो आयताकार बॉक्स है इससे किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीमांत इकाई। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सीमांत इकाई। इससे किसी प्रकार का लगान की प्राप्ति नहीं होती है, या लगान रहित भूमि भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 अर्थात 50 40 30 20, ठीक है, 1 2 3 4 तक हमें क्या हो रहा है, 5 पे तो कुछ नहीं हो रहा है, सीमांत इकाई है, इससे किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि 10 में से 10 गया तो शून्य का उत्पादन है। लेकिन 5 से ऊपर ये जितनी इकाइयां हैं, ठीक है, इसको जरा मैं क्या कर लेता हूं, ये शैडो कर लेता हूं, इस प्रकार से आप शैडो कर लेंगे और ये दिखाएगा क्या, अधिसीमांत इकाई, अधिसीमांत इकाई। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर होता है, अर्थात इन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शैडो वाला क्षेत्र है, ठीक है, 1 2 3 4 और जो ये 5वां नंबर का है, ठीक है, ये वाला ए इसे कहते हैं सीमांत इकाई। तो सीमांत इकाई से किसी भी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है अकॉर्डिंग डेविड रिकार्डो। क्यों नहीं प्राप्त होता, जैसे मैंने आपको बताया कि 5वीं इकाई में अन्न का उत्पादन भी उतना ही हो रहा है और उसमें जो कॉस्ट लगाई जा रही, जो लागत आ रही, जो खर्चा आ रहा है उत्पादन करने में, वो भी उतना ही है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि अनाज का मूल्य भी उतना ही है और उसको उत्पादन करने में पूंजी भी उतनी लगानी पड़ रही है और श्रम की मात्राएं भी उतनी लगानी पड़ रही है, जिससे दोनों बराबर इक्वल हो जाती है। इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, माना कि अनाज का मूल्य आ गया, ठीक है, 10 रुपया। ओके, और इसी अनाज को उत्पादन करने में भी खर्च हो गया 10 रुपया, तो 10 में से 10 गया तो कितना बचता है, 0। तो इस प्रकार से 5वीं जो इकाई है यहाँ पर वो है सीमांत इकाई। सीमांत इकाई से किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए लगान रहित भूमि कहेंगे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि विस्तृत खेती के बाद गहन कृषि में लगान निकालने के लिए अधिसीमांत इकाई ऋण सीमांत इकाई कर दिया जाता है और उसके बाद लगान की प्राप्ति होती है, जो यहाँ पर आई है 40 30 20 10 और 0 के रूप में। तो यह हमारा दूसरा वीडियो हुआ जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि रिकार्डो के अनुसार गहन कृषि में लगान, कि गहन कृषि में किस प्रकार से लगान उत्पन्न होता है। अर्थात रिकार्डो का मानना था कि विस्तृत खेती में ही लगान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि गहन खेती में भी लगान की प्राप्ति होती है। अर्थात उसने अलग अलग एंगल से देखा कि कहां कहां से लगान प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरे नंबर का वीडियो हुआ। तीसरा नंबर का जो वीडियो इसके बाद आएगा वह अंतिम वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि स्थिति के अनुसार लगान किस प्रकार से निर्धारित होता है रिकार्डो के अनुसार, और उसके बाद इस सिद्धांत की आलोचनाएं, अर्थात रिकार्डो को इस सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचनाएं हैं